गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे क्रैश कोर्स में वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट आज से हम शुरू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के हिसाब से और जेई के हिसाब से। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं और इसको पढ़ने में टाइम भी कम लगता है। तो हम बात करें कि मॉडर्न फिजिक्स की, जैसे तो मॉडर्न फिजिक्स से हम ओवरऑल अगर बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं हमको मिल जाएंगे जेई के एग्जाम में भी। नीट में देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं और पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और सिंपल चीज़ें हैं। बस ये है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है और उसको प्रैक्टिस करके हम अच्छे से अपने अंदर अगर इंफॉर्मेशन को फीड कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखो, फोटो फोटो वर्ड यूज किया जाता है लाइट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल है, उस मेटल पे सफिशिएंट एनर्जी या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली एनर्जी इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी, लाइट की एनर्जी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्या होती है एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर सफिशिएंट एनर्जी की लाइट किसी मेटल पे इंसिडेंट होती है तो वो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एमिट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो इसी फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो अगर इसके कारण सर्किट में करंट फ्लो करने लगे तो उसको फोटो करंट बोल देते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं साधारण इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई विशेष इलेक्ट्रॉन है, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकल रहे हैं, इसलिए उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया जाता है। इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। ठीक है, फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लेनार्ड ने दिए थे और बाद में आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी का यूज करके इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया था। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक खासियत ये भी है कि लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हम वेव मानते थे। एक्चुअली सबसे शुरू में लाइट को पार्टिकल ही माना जाता था न्यूटन के टाइम पे, लेकिन बाद में हाइजेंस, यंग्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि लाइट जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब एक्सपेरिमेंट शो करती है। तो लाइट का नेचर वेव नेचर होना चाहिए और वेव नेचर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सबको प्रूव किया गया और वो प्रूव हो भी गए। तो लाइट को हम वेव मानने लगे थे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना, एविडेंस है। मतलब उससे पहले भी पार्टिकल मानते थे लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो प्रूव करता है कि लाइट जो है उसके पार्टिकल्स, मतलब लाइट जो है किसकी तरह बिहेव करती है मतलब वेव की तरह बिहेव नहीं करती, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है कुछ सिचुएशंस में। और उसके बाद डी ब्रुगली जो हाइपोथेसिस आया मैटर वेव, तो उसमें क्या हो गया, अब हम ये मानते हैं कि हर जो भी पार्टिकल है या वेव है उसका ड्यूअल नेचर होता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में, किस एक्सपेरिमेंट में उसको यूज किया जा रहा है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी। और इसको बाद में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी वेव नेचर शो करते हैं, उनका भी हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन करा सकते हैं। तो ये चीजें प्रैक्टिकली भी सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो कई बार ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टीन का यही विशेष योगदान था कि आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी का यूज करके लाइट को पार्टिकल मानते हुए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उनको एक्सप्लेन किया। तो ये आइंस्टीन का मेजर कंट्रीब्यूशन था, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो आइंस्टीन को ज्यादातर हम जानते हैं इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेकिन जो नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एक्चुअली पहले हीट को और लाइट को अलग अलग समझा जाता था। ठीक है ना, हीट जो है वो एक डिफरेंट चीज मानी जाती थी, लाइट एक डिफरेंट चीज या एनर्जी एक डिफरेंट चीज मानी जाती थी। तो प्लैंक ने
हीट रेडिएशंस के लिए क्वांटम थ्योरी दी थी। तो प्लैंक ने क्या बोला था कि जो हीट रेडिएशंस हैं उनकी टोटल एनर्जी हमेशा एक स्मॉल पैकेट का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। उस पैकेट की एनर्जी क्या होती है? पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो n इंटू एच न्यू के बराबर होगी। और यही बाद में आइंस्टीन ने वहां से उसको यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज आर नोन एज फोटॉन्स। एक्चुअली फोटॉन्स नाम बाद में दिया गया, ठीक है, जब लाइट में, मतलब आइंस्टीन ने भी नहीं दिया, उसके बाद आइंस्टीन ने तो बोला पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। बाद में वो जो लाइट के पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्टिकल्स, उनको क्या बोला जाता है? फोटॉन्स। तो प्लैंक थ्योरी मेनली रेडिएशंस के लिए दी थी, हीट रेडिएशंस के लिए। तो क्या बोला गया कि एनर्जी, जैसे एक फोटोन की एनर्जी या एक पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? एच न्यू, जहां पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, या एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, क्योंकि सी इज इक्वल टू वी लेमडा होता है, न्यू लेमडा, सॉरी, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ फ्रीक्वेंसी या न्यू लेमडा। तो एनर्जी इस तरह से लिखी जा सकती है। तो एक्चुअली ये क्वांटम थ्योरी थी, और इसमें और हम ऐड करें तो टोटल जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल या वन फोटोन, तो n इंटू एच। दिस इज एक्चुअली क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का मतलब ही क्या होता है? पैकेट्स। तो क्वांटम मतलब कोई भी चीज जो पैकेट्स में मिलती है। तो क्वांटम थ्योरी यही कहती है कि लाइट जो है पैकेट्स में मिलती है। सबसे छोटा पैकेट क्या होता है? एक फोटोन की एनर्जी, विच इज एच न्यू। और अगर n फोटोन्स आ रहे हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? n इंटू एच न्यू के बराबर हो जाएगी। बाकी ये टर्म कई जगह पर काम आती है, एच सी, तो इसको हम अलग से याद रख लेते हैं। एच भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू रफली 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम आ जाती है, हमने लिखा हुआ है। इसको एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए लिखा है कि लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वैसे यहाँ पर एनर्जीज जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी होती है, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर ये होता है। तो दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब एक फोटोन के लिए लीनियर मोमेंटम, एनर्जी या इफेक्टिव मास क्या होता है उसकी हम बात कर लें। तो अगर एक फोटोन है तो मोमेंटम, देखो किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम, जैसे हमने देखा है मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो फोटोन के लिए भी यही चीज बात कर सकते हैं। तो मास तो m हो गया, विच इज डायनेमिक मास, एंड वेलोसिटी की जगह क्या आ गया? c। अब आइंस्टीन का रिलेशन क्या कहता है कि भाई E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो एम सी को क्या लिख सकते हैं? एम सी को हम लिख सकते हैं E बाय सी। तो दिस इज द मोमेंटम। E क्या होता है? एच न्यू, तो ये एच न्यू बाय सी आ गया। ठीक है, और c बाय न्यू लेमडा होता है, तो इसको h बाय लेमडा ऐसे लिखा जा सकता है। फिर इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, तो ये हमने वही मास ऑफ फोटोन कैसे निकाल सकते हैं? तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, उसके पास सिर्फ डायनेमिक मास होता है, यानी फोटोन तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो मोशन में है। अब डायनेमिक मास कैसे निकाला जाता है? उसकी एनर्जी से। तो अगर उसकी एनर्जी E है तो E बाय सी स्क्वायर इज द इफेक्टिव मास और डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। ठीक है, E को एच सी बाय लेमडा लिखेंगे तो ये एच बाय सी लेमडा ऐसे भी आ जाएगा। तो इफेक्टिव मास इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमडा। ठीक है, यानी कि अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसका इफेक्टिव मास क्या हो जाएगा? कम। अब वेवलेंथ देखो, रेड की सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो कम होती जाती है। तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका इफेक्टिव मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो द मास ऑफ वॉयलेट लाइट फोटोन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ रेड लाइट फोटोन। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो है एच न्यू लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा। यहाँ पे न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये सिंबल जो है दिस इज न्यू, ये बोलते हैं इसको, सॉरी, न्यू से प्रोनाउंस किया जाता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। कई बार एफ से भी डिनोट कर देते हैं, एच एफ। तो फोटोन की एनर्जी इस तरह से लिखी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया और होना चाहिए। ये हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी डिस्कस किया था, जब हमने
रेडिएशन, प्रेशर और फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? तो देखो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी लाइट की होती है। तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, दिस इज द इंटेंसिटी। अब देखो एनर्जी अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है? पावर। तो इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज पावर पर यूनिट एरिया। तो इसकी यूनिट क्या होगी? अगर एनर्जी वाली टर्म्स में बात करें तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या पावर की टर्म में बात करें तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पी पावर ऑफ सोर्स है, ए एरिया, टी टाइम टेकन, ई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, या टी टाइम में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो गई वो, और कितनी होगी? तो अगर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, एन फोटोन्स अगर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो जाएगी? एन इंटू एच न्यू। एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट इन टाइम टी। तो इंटेंसिटी इज एन एच न्यू, एनर्जी हो गई एन इंटू एच न्यू बाई ए टी। तो ये आ गया एन बाई ए इंटू एच न्यू। अब ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। स्मॉल एन, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स है जो टी टाइम में इंसिडेंट हुए। एन बाई टी इज नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम देखें अगर, तो पावर पर यूनिट एरिया बराबर आ गया एन इंटू एच न्यू बाय ए। तो जो एन है वो किसके बराबर आ जाएगा? ए से कट गया, पी बाय एच न्यू। यानी कितने फोटोन्स इंसिडेंट होंगे पर यूनिट टाइम? तो हो जाएगा पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच न्यू को एच सी बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। तो ये भी कई बार एक्सप्रेशन काम आ जाता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इज पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज एच न्यू, या पावर अपॉन एच सी बाय लेमडा। ठीक है, और जो पावर इंसिडेंट होती है, पावर को इंटेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एच सी की वैल्यू तो फिक्स है, तो इसको एन को ऐसे भी लिख सकते, मतलब वैसे याद रखने की जरूरत नहीं। ये एन क्या हो जाएगा? अगर एच सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी लेमडा, ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। बाकी इसकी एज सच कोई जरूरत नहीं है, मेन यही चीज याद रखनी है कि इस तरह से इसको लिखा जाता है, या पावर की जगह आई ए लिख देते हैं, और एनर्जी क्या हो गई? एच सी बाय लेमडा। इसकी हमें जरूरत पड़ जाती है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, और जैसे हम लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले वेव नेचर की तरह मानते थे, तो वेव नेचर से क्या समस्याएं थी कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और हमें पार्टिकल नेचर मानने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले देखो क्या है इसमें, द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो पहले तो देखो सेटअप क्या होता है। सेटअप में दो ऐसे प्लेट्स होती हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड को एमीटर प्लेट भी बोलते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। एनोड को कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, कैथोड और एनोड के बीच में ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहां से हमने लाइट को इंसिडेंट किया कैथोड के ऊपर। अब कैथोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे और एक करंट फ्लो करेगा, और ये वोल्टेज हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, और देखते हैं कि क्या वेरिएशन आता है करंट में। तो यही हम यहाँ पर देख रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो जब हम इसको जीरो रखते हैं, ठीक है, इफ वी ए सी इज केप्ट जीरो, द करंट ऑब्जर्व्ड इज स्मॉल। मतलब करंट ऑब्जर्व होता है लेकिन स्मॉल करंट होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे नहीं जाते, कुछ आड़े तिरछे इधर उधर जा रहे होंगे। ठीक है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि लाइन बना के यहाँ जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे होंगे, कुछ ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए,
कुछ ऐसे चले गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच पाते हैं, कुछ इधर उधर भटक जाते हैं, तो इसलिए एक स्मॉल करंट ऑब्जर्व हम कर पाते हैं। अब हम जब इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, एनोड की वोल्टेज कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो ये वोल्टेज जब बढ़ेगी, अभी हम इसको पॉजिटिव रखा तो एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अब नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ ले जाने के लिए एसिलरेट कराएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भटक रहे थे उनमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जाएंगे, तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो सारे के सारे एनोड तक पहुंच जाएंगे। अब अगर हम और वोल्टेज भी बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन तो पहुंच नहीं सकते ना, जितने निकलेंगे उतने ही पहुंचेंगे, उससे ज्यादा तो पहुंच नहीं सकते। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे और उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, उस करंट को सैचुरेशन करंट बोला जाता है। तो यही बोल रहे हैं हम कि इफ VAC इज इंक्रीज्ड, फोटो करंट इंक्रीजेस बट गेट सैचुरेटेड, सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी। सैचुरेशन पे क्या होगा, जिस रेट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है उसी रेट से वो एनोड पर पहुंचने लगेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया कि पॉजिटिव के लिए। तो हमने क्या देखा, तो ग्राफ से भी देखें, जब VAC 0 है तब भी हमें करंट मिलेगा, लेकिन स्मॉल करंट मिलेगा। जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, कि एक सैचुरेशन करंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव कर दें वोल्टेज, एनोड की वोल्टेज कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव कर दें, तो नेगेटिव कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ जाने से रोकेगी, तो वो करंट को रिड्यूस कराएगी। लेकिन उसमें भी कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो रुक जाएंगे, ज्यादा एनर्जी वाले अभी भी पहुंच जाएंगे, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन कुछ करंट मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे और उस पे फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज होती है एनोड की विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इसके मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। यही हम यहां पर बता रहे हैं कि व्हेन एनोड इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, आईपी इज फोटो करंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर एनोड की वोल्टेज नेगेटिव कर देंगे तो फोटो करंट डिक्रीज होगा। एक नेगेटिव पोटेंशियल पे आईपी जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखना, नेगेटिव पोटेंशियल को नहीं, उसके मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच आईपी इज जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस वीएस। वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, माइनस इसलिए क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। या इन्होंने वी नॉट बोला हुआ है तो हम वी नॉट ही बोल दें। ठीक है, ऐसे वी एस भी बोल देते हैं, कई बार वी नॉट बोल देते हैं। चलो, फिर एट स्टॉपिंग पोटेंशियल मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वो भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रुक गए, मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको हम मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई वी नॉट। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ऑब्जर्वेशंस में हम आगे बात करें, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अभी हमने पहले क्या देखा कि एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस से करंट कैसे वेरी करता है, तो वो हमने देखा। अब हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, तो फिर से हम ग्राफ बना रहे हैं, फोटो करंट वर्सेस VAC, वोल्टेज ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रखी और इंटेंसिटी को बढ़ाया। तो हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने पे सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है या करंट बढ़ जाता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से, सॉरी,
हाँ, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है वही मैं आगे देखेंगे। और इंटेंसिटी जो है वो और फोटो करंट कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब ये सैचुरेशन करंट है IS1 पहले इंटेंसिटी के लिए, सैचुरेशन करंट IS2 दूसरे के लिए। तो देखो अगर हमने इंटेंसिटी डबल कर दी तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, डबल। इंटेंसिटी 3 टाइम्स कर दी तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बेसिकली जो फोटो करंट है या सैचुरेशन करंट है वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। मतलब जो फोटो करंट है या सैचुरेशन करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी कम करने पे कम हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, तो अगर हमने इंटेंसिटी सेम रखी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो ν2 इज ग्रेटर देन ν1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। देखो ये नेगेटिव वैल्यू, तुम बोलोगे सर ये तो कम हो रहा है, नहीं, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव वाली वोल्टेज की बात करें तो वो तो कम हो जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका मैग्नीट्यूड है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इज इंक्रीज्ड, वी नॉट इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ गया, बट IS इज ऑलमोस्ट अनचेंज। IS सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हम इंटेंसिटी क्या रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन डोंट कम आउट। ऐसा भी देखा जाता है कि एक फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा ही नहीं। मतलब अगर हमने ग्राफ बनाया ये V0, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं K मैक्सिमम, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है विच इज इक्वल टू EV0, वो भी बोल सकते हैं। या V0 का ग्राफ हम फ्रीक्वेंसी के साथ बनाते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी ν0, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे देखोगे काइनेटिक एनर्जी जीरो ही। मतलब ये तो डॉटेड लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रखी है, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहा। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है, उससे ज्यादा के लिए एमिट होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो लीनियरली वेरी करेगी। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाती है। अब लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है कि भाई, ठीक है ना, V इज इक्वल या C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने देखा था। तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाय एफ हो जाएगा। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, या न्यू भी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। ऐसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। ठीक है, फिर एक टाइम लैग का की बात होती है कि ऐसा भी देखा जाता है कि जब हम फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसके बीच में कोई टाइम का ऐसा गैप नहीं होता है, डिटेक्टेबल टाइम लैग नहीं आता है। मतलब जैसे हमने एक सेटअप बनाया, अगर फोटॉन्स इंसिडेंट किए, अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलना होगा तो वो इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना है, नहीं मिलना मतलब अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कभी नहीं मिलेगा, चाहे हम कितनी ही देर इंतजार कर ले। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड emergence of electrons. ठीक है, so there is no time lag between incident of radiations and emission of electrons even if intensity is kept low. अगर इंटेंसिटी कम भी रखेंगे तो भी टाइम लैग नहीं आता है। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इमीडिएटली निकल जाएंगे। कब निकलेंगे, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। नहीं निकलने होंगे तो फिर नहीं निकलेंगे, कितना ही टाइम इंतजार कर लो। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें यहां पर ध्यान रखने। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है।
as soon as light is incident on the metal, photoelectrons are emitted. ठीक है, तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे. फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. Then the work function represented the energy needed to remove the least tightly bound electrons from the surface. जैसे हमने देखा कि किसी भी सरफेस से, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है. उसी को अगर एनर्जी की टर्म से बात करें तो एनर्जी जो मिनिमम होती है उसको वर्क फंक्शन बोला जाता है. वर्क फंक्शन को W या फाई से डिनोट किया जाता है. ये किसके बराबर होता है? H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, H न्यू नॉट या HC बाय लैम्डा नॉट, या लैम्डा थ्रेशोल्ड ही बोल दे, नॉट कंफ्यूजिंग हो सकता है. ठीक है, दिस इज TH. ठीक है, तो वर्क फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम एनर्जी जो चाहिए किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. ठीक है, तो द वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस. It depends only on nature of metal and independent of any other factor. जैसे मेटल के सरफेस पे डिपेंड करती है, मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है. ठीक है, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है. अब ये तो हमने देखा कि ये सब एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस थे कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हमने क्या क्या किया. अब वेव थ्योरी कहाँ फेल हो गई इनको एक्सप्लेन करने पे, उसकी हम बात करते हैं. तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, तो पहला फेलियर क्या था? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, when light incident on a surface, energy is distributed continuously over the surface, so that electron has to wait to gain sufficient energy to come out. But in experiment there is no time lag. देखो, वेव थ्योरी और पार्टिकल नेचर को ऐसे समझें कि वेव थ्योरी, मान लो जैसे एक बगीचे में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं. अब हमने क्या किया, वेव थ्योरी को ऐसे समझ सकते हैं, भाई बहुत सारे, मान लो ये पौधे लगे हुए हैं, हमने क्या किया, एक ऐसे मेन नाली बना दी, उसमें से ऐसे डिफरेंट ऐसे छोटी छोटी, ठीक है ना, ये नालियां और बना दी जो पौधों तक पानी लेकर जाएंगी. तो पानी यहां से छोड़ा तो पानी ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली पौधों को पानी मिलता रहेगा. तो पौधे को जितना पानी चाहिए उतना पानी वो ले सकता है. दिस इज लाइक वेव थ्योरी. पार्टिकल थ्योरी इज लाइक कि एनर्जी फिक्स है, जैसे पौधे हैं. अब हमने कुछ पानी के पैकेट्स बना दिए छोटे छोटे, एक पौधे को हम एक पैकेट दे देते हैं, दूसरे को दूसरा पैकेट. अब वो पैकेट चाहे सफिशिएंट है चाहे नहीं है उसकी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन उसको उतना ही पानी मिलेगा. दिस इज टाइप ऑफ पार्टिकल नेचर. तो वेव नेचर के हिसाब से एनर्जी कंटिन्यूअसली आ रही है और कंटिन्यूअसली मिल रही है. तो अगर एनर्जी थोड़ी कम है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइम में एनर्जी गेन कर लेगा और थोड़ी टाइम में एनर्जी गेन करके बाहर निकल सकता है. लेकिन क्या देखते हैं हम कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, टाइम लैग नहीं होता है. तो पार्टिकल नेचर में ये होता है कि पार्टिकल में इतनी एनर्जी मिली, अगर वो निकाल पाएगा तो निकाल लेगा, नहीं निकाल पाएगा तो नहीं निकाल पाएगा. तो अभी तक हम लाइट को कैसा मान रहे थे? वेव की तरह. तो वेव नेचर के हिसाब से तो एनर्जी कंटिन्यूस आ रही है, तो कोई टाइम लैग वाला जो चीज है कि टाइम लैग भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन के निकलने में और लाइट के इंसिडेंस होने में, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता. तो ये एक फेलियर था. ठीक है, तो वेव थ्योरी के हिसाब से क्या कह रहे हैं कि लाइट जब इंसिडेंट होगी सरफेस पे तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी पूरे एरिया में, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करने में कुछ समय लग सकता है और टाइम लग सकता है बाहर निकलने में, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया. फिर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग और क्या दिक्कत आई? तो वेव थ्योरी के हिसाब से जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो वेव थ्योरी का मतलब है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी. अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो एनर्जी बढ़ा दी. ठीक है, तो मतलब मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एमिटेड, है ना. अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है. तो ये एक ड्रॉबैक था या फेलियर था वेव थ्योरी का. फिर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट then at each frequency electron emission is possible. तो वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी से निकलने का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था. अगर इंटेंसिटी सफिशिएंट है तो कम फ्रीक्वेंसी पे भी लाइट निकल जानी चाहिए थी. हो सकता था टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता, लेकिन फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए थी.
यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था। तो ये वेव थ्योरी के हिसाब से चीजें रॉन्ग हो रही थी। तो फिर किसकी जरूरत पड़ी? क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ी। तो एक्सप्लेन किया उसको आइंस्टीन ने यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या एक्सप्लेन किया? तो भाई आइंस्टीन ने बोला कि रेडिएशंस जो हैं एब्जॉर्ब कर रहा है सरफेस, वो क्वांटा पैकेट्स की फॉर्म में कर रहा है, और हर एक पैकेट की, हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जैसे हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखा था। और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से एक ही टाइम पे इंटरेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ने 5-6 फोटोन ले लिया और निकल के बाहर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन एक समय पे एक ही फोटोन ले सकता है। अगर उस एनर्जी को लेके वो निकल गया तो ठीक है, नहीं तो वो उसको वहीं पे टकरा टकरू के लॉस कर देगा। वो एनर्जी अपने पास रख नहीं सकता, या तो लेकर निकल जाएगा या वहीं के वहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इमीडिएटली। ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज एन इलास्टिक कोलिजन एंड फोटोन ट्रांसफर्स इट्स कंप्लीट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। और इसमें भी क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में टक्कर होगी, मतलब फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया तो वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, कुछ फोटोन के पास रहेगी, नहीं, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो सारी एनर्जी लेके बाहर निकले ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी मिली, अब वो कहीं पे टकरा के एनर्जी लॉस भी कर सकता है, और बाहर निकलते वक्त उसकी एनर्जी थोड़ी कम भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन्स के पास 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक कुछ भी एनर्जी हो सकती है जब वो एमिट हो रहे हैं। ठीक है। इफ एनर्जी इज सफिशिएंट देन इलेक्ट्रॉन कम आउट विदाउट एनी डिले। अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन बिना किसी डिले के बाहर आ जाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा। समझ आ रहा है? बेसिकली अब क्या हो रहा है यहाँ पे? पैकेट, एक पैकेट मिला इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस पैकेट को ले सकता है। उस पैकेट की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सबको निकाल देगा, अब इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल सरफेस पे थे, फ्री थे, उनको निकाल दिया तो उनके पास एनर्जी ज्यादा आ गई। कुछ थोड़े अंदर से निकले तो उन्होंने किसी और पार्टिकल से टकरा कर एनर्जी लूज कर दी, तो वो बाहर निकले तो कम एनर्जी से निकले। कुछ ऐसा हो सकता है कि एनर्जी पूरी मिलने के बाद भी टकरा कर इतनी एनर्जी लॉस कर दें कि वो वर्क फंक्शन से कम हो जाए उसकी एनर्जी, तो वो निकल भी ना पाए। तो ऐसा भी नहीं है कि हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जो निकाल सकता है। समझ आ रहा है? कैपेबल फोटोन, कैपेबल मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि हर कैपेबल फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, तो निकाल सकता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे उसने फोटोन गेन किया लेकिन अंदर टकरा कर एनर्जी लॉस कर सकता है, तो उसमें कुछ हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इफ इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स इज इंक्रीज। अब देखो, जब हम इसकी बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी बेसिकली क्या हो गई? एनर्जी तो फिक्स हो गई, एच न्यू, दिस इज द एनर्जी। तो इंटेंसिटी बेसिकली मतलब है, इंटेंसिटी का तो हमने एनर्जी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? एक्चुअली नंबर ऑफ फोटोन्स की बात कर रही है इंटेंसिटी। अब हमने एनर्जी बढ़ा दी तो हमने फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाई नहीं, तो क्या बढ़ा दी हमने? संख्या बढ़ा दी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दी, लेकिन सॉरी, फोटोन्स की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, हमने फोटोन्स की संख्या बढ़ा दी। अब एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही फोटोन लेके निकल सकता है या नहीं निकलेगा, जो भी करेगा। अब अगर फोटोन्स की संख्या बढ़ा दी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए करंट बढ़ जाता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इफ इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स इज इंक्रीज्ड देन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस so that more number of electrons are emitted and greater saturation current is obtained. It means saturation current depends on intensity of the given source, जो हमने experimentally देखा। और देखें, जो आइंस्टीन ने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, तो किसी टाइम पे एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो यूज करेगा कहां कहां चली जाएगी? एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, दूसरी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट इलेक्ट्रॉन, मतलब वर्क फंक्शन के अगेंस्ट। तो वर्क फंक्शन तो हमें देना ही, उतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी निकालने के लिए, प्लस एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन बिफोर एमिशन। ठीक है ना, तो निकलने से पहले टकरा कर भी एनर्जी लॉस कर सकता है। अगर Q 0 हो गया, मान लो कोई एनर्जी उसने लॉस नहीं की, तो क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आएगी।
तो एच न्यू जो एनर्जी फोटोन की इंसिडेंट हुई वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे आती है जो काम आती है कि आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी इलेक्ट्रॉन की, जब कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। कितनी एनर्जी गेन करी इलेक्ट्रॉन ने, एच न्यू एक फोटोन से, फाइ नॉट वर्क फंक्शन के अगेंस्ट चली गई, बची हुई एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। के मैक्स किसके बराबर होता है, ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये भी इक्वेशन है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे, ठीक है। और फाइव नॉट को एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेंगे। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो काइनेटिक एनर्जी का भी हमने एक्सप्रेशन देखा कि क्या आता है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। अब ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि एच न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव नॉट। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली चीज एक्सप्लेन हो जाती है कि एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच न्यू नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होगा जब न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी लेस होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता होने चाहिए, ठीक है। अब अगर कुछ और ग्राफिकली बात करें तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे तो अभी हमने जो एक्सप्रेशन देखा, तो ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, या दोबारा यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होता है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। फाइव नॉट एक कांस्टेंट है, एच एक कांस्टेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग, मतलब जिसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है, और स्लोप एच के बराबर होगा। तो हर एक मेटल के लिए ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइंस आएंगी जिसका सबका स्लोप सेम होगा। तो देखोगे पैरेलल लाइंस आएंगी, बाकी इंटरसेप्ट अलग अलग आएंगे क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी। अच्छा, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, मतलब ऐसा नहीं हम नेगेटिव साइड में ग्राफ बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये इसीलिए डॉटेड लाइन बना रखी है रेफरेंस के लिए कि अगर हम उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो वाई एक्सिस को नेगेटिव पार्ट पे काटेगा, और जहां काटेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उस इंटरवल का, ठीक है ना। तो ओरिजिन से ये जो दूरी है, दिस विल गिव अस द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए, और यहाँ की जो दूरी है ये दिस विल गिव अस द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा, मेटल बी का ए से ज्यादा होगा। स्लोप हमेशा सेम आएगा इन दोनों का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो कट कर रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यहां से भी बता सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, ये वाला पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो म्यू टी एच ऑफ ए इज लेस देन न्यू टी एच ऑफ बी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो वर्क फंक्शन भी कम हो जाएगा। ऐसे ग्राफ से हम डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही सिमिलर ग्राफ बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो वो चीज वही है कि भाई के मैक्सिमम का हमने देखा ग्राफ क्या है, के मैक्सिमम क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव। के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट होता है, तो ई वी नॉट हो गया एच न्यू माइनस फाइव। तो वी नॉट जो है वो हो गया एच न्यू माइनस ई माइनस फाइव बाय, या फाइव नॉट बोल दो, फाइव नॉट बाई ई। तो सिमिलर चीज रहेगी, बस स्लोप यहाँ पे h बाय ई के बराबर हो जाएगा, और ये जो y इंटरसेप्ट आएगा नेगेटिव में माइनस फाइव नॉट बाई ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटम एफिशिएंसी देखो, अब क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे जरूरी नहीं है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स कुछ कम ही निकलते हैं। तो
जो फ्रैक्शन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट होंगे, उसी को क्या बोला जाता है, क्वांटम एफिशिएंसी। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड। तो कई बार दे देते हैं कि क्वांटम एफिशिएंसी 5% है, मतलब जितने फोटोन्स इंसिडेंट होंगे उसका सिर्फ 5% ही इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा होगा, ठीक है। तो और कितने फोटोन इंसिडेंट होंगे वो हमने शुरू में फॉर्मूला देखा था, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, पावर अपॉन एच न्यू, उतने फोटोन्स इंसिडेंट होंगे पर यूनिट टाइम। तो इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैटर वेव की। तो देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम पहले बात करें तो देयर आर सम एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन ऑफ लाइट। देखो, जैसे हम लाइट के जो फिनोमेनन पहले देखते थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब वेव थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट होते थे। मतलब पार्टिकल्स जनरली ऐसे फिनोमेनन शो नहीं करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या बताया कि पार्टिकल की तरह लाइट बिहेव कर रही है। तो लाइट का क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर होना चाहिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, which can be explained only on the basis of wave theory, ये सिर्फ वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं, पार्टिकल थ्योरी से नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये फिनोमेनन क्या वेरीफाई करते हैं कि लाइट का वेव नेचर होता है। लेकिन कुछ और फिनोमेनन जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा, और एक और होता है कॉम्पटन इफेक्ट जो अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लेन, मतलब ये एक्सप्लेन होते हैं सिर्फ किससे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से या क्वांटम थ्योरी से। तो दीज फिनोमेनन वेरीफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इनसे पार्टिकल नेचर के जो है सपोर्ट मिलता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि लाइट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट नेचर, rather its nature depends on its experimental phenomenon। तो लाइट का नेचर फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि किस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से लाइट का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, कुछ में पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। अब डी ब्रुगली हाइपोथेसिस, तो डी ब्रुगली ने क्या कहा कि भाई जैसे लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वैसे पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। डी ब्रुगली ने क्या किया, ये एजम्पशन दिया था सिर्फ, लेकिन बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी मिल गया, तो ये चीजें और सिद्ध हो गई। तो डी ब्रुगली ने क्या किया, डी ब्रुगली इमेजिन दैट एज लाइट पोजेसेस बोथ नेचर, सिमिलरली मैटर मस्ट आल्सो पोजेसेस बोथ नेचर। तो उसने क्या कहा, जैसे लाइट अगर डुअल नेचर रखती है तो जनरली नेचर में क्या होती है, सिमेट्री होती है हर तरह से। तो अगर लाइट का डुअल नेचर है तो पार्टिकल्स का भी डुअल नेचर होना चाहिए। तो डी ब्रुगली imagined that despite particle nature of matter, waves must also be associated with material particles। तो डी ब्रुगली ने वही कहा कि जैसे लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, वैसे पार्टिकल्स के साथ भी वेव नेचर एसोसिएटेड होना चाहिए। इन इमेजिनरी वेव्स को क्या बोला गया, मैटर वेव्स, जो मैटर से एसोसिएटेड वेव है वो बोला गया मैटर वेव्स, इसीलिए बोला जाता है डी ब्रुगली मैटर वेव्स, ठीक है। तो डी ब्रुगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। अब डी ब्रुगली ने कैसे, फॉर्मूला क्या बताया, तो उसने क्या बोला कि जैसे काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय 2m, पी मोमेंटम है, मोमेंटम पार्टिकल का एम वी क्या हो गया, अंडर रूट 2me के बराबर हो गया। तो डी ब्रुगली थ्योरी के हिसाब से पार्टिकल की वेवलेंथ जो है, अब ये कहां से आया, देखो वही जैसे फोटोन्स के लिए हमने क्या देखा, फोटोन्स की का जो मोमेंटम है, ठीक है, फोटॉन्स पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, उनका मोमेंटम क्या होता है, उनका मोमेंटम हो जाता है एम सी, या एम सी स्क्वायर बाय सी विच इज ई बाय सी, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, तो एच बाय लैम्डा। तो एक फोटोन के लिए या लाइट के लिए हमें वेवलेंथ पता होती है, और उसका मोमेंटम हम एच बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो सिमिलरली एक पार्टिकल के लिए हमें मोमेंटम पता होता है, तो उसकी वेवलेंथ को क्या लिख सकते हैं, h by p हम लिख सकते हैं, वेयर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी व्हिच कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2me, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैटर वेव के लिए अप्लाई किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट जो है कि वेवलेंथ और मोमेंटम
को डायरेक्टली हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि h मतलब एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा है तो उसका जो मोमेंटम है वो h बाय लैम्डा हो गया। एक पार्टिकल का मोमेंटम p है तो उसकी वेवलेंथ h बाय पी हो गई। लेकिन एनर्जी के फॉर्मूले वेव के लिए हैं, वो वेव के लिए ही लगेंगे, पार्टिकल के वाले पार्टिकल के लिए लगेंगे। मतलब जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एच न्यू एच सी बाय लैम्डा है, ये सिर्फ किसके लिए लगेंगे? फोटॉन्स के लिए या लाइट के लिए। ऐसा नहीं कि हमने यहां से लैम्डा निकाल दिया पार्टिकल का और फिर पार्टिकल के लिए हम एच सी बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा दें, नहीं। ठीक है, जो एनर्जी वाले फॉर्मूले हैं वो सिर्फ किसके लिए लगेंगे? फोटॉन्स के लिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, ये सब किसके लिए लगेंगे? ओनली फॉर फोटॉन्स। बाकी जनरल पार्टिकल के लिए एनर्जी के यही फॉर्मूले लगेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m, इस तरह से। मोमेंटम और लैम्डा वाला रिलेशन एक जैसा है कि पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम पता होता है तो लैम्डा को h बाय पी लिख सकते हैं। फोटॉन्स के लिए लैम्डा वेवलेंथ पता होती है तो मोमेंटम को h बाय लैम्डा लिख सकते हैं। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल्स। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सीलरेट कराते हैं तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है? qv। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v इज qv। तो जो मोमेंटम था mv, उसमें mv को हमने क्या लिखा था? अंडर रूट 2me। इस e को क्या लिख सकते हैं? qv। तो जो फॉर्मूला है चार्ज पार्टिकल के लिए उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है h अपॉन अंडर रूट 2m qv। तो इस फॉर्म में भी याद रखना है। अब इसी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया कि मास भी फिक्स है, चार्ज भी फिक्स है, एच भी फिक्स है। देखो अभी हमने देखा कि फॉर्मूला क्या है जो लैम्डा का है, एच अपॉन पी, पी अंडर रूट 2m v होता है, v की जगह q, तो 2me आता है, e की जगह qv आ जाएगा। अब देखो h कांस्टेंट हो गया, m कांस्टेंट हो गया, q कांस्टेंट हो गया, तो सब कुछ हम सब्सटीट्यूट कर दें तो ये फॉर्मूला इस तरह से आ जाता है। तो अगर इसको याद रखोगे तो काफी हेल्प होती है, क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने रख दिया, चार्ज रख दिया, तो ये आ जाता है 12.27 अपॉन रूट वी। वी को वोल्ट में रखेंगे, आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पूरा रूट में रूट 150 बाय वी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मतलब वी को किस में रखना है? इन वोल्ट। ठीक है, रूट 150 इज 12.27 होता है, तो ऐसे इसको याद रखोगे तो फायदा रहता है। ऐसे अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास रख देंगे, चार्ज प्रोटॉन का रख देंगे, तो चार्ज तो सेम ही होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन इस तरह का आ जाता है 0.286 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। इसमें भी वी को वोल्ट में रखेंगे तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो इनको डायरेक्टली भी याद रखोगे तो फायदा रहेगा। इलेक्ट्रॉन वाला तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार, तो अगर डायरेक्टली किसी ने इसको याद रखा है तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो ज्यादा मेहनत हो जाएगी। जैसे V दे दिया 50 वोल्ट तो सीधे 150 बाय 50 कितना हो गया? रूट 3, तो रूट 3 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो देखो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंटली पार्टिकल के वेव नेचर को सपोर्ट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में ऐसा कुछ है नहीं अपने कोर्स में, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है? लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? एमिट करती है। निकल क्रिस्टल होता है और एक आइसोलेशन चैम्बर होता है, डिटेक्टर होता है। ठीक है, ये डिटेक्टर मूव कराकर हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है? यहाँ पे एक फिलामेंट रहता है जिसको हीट किया जाता है, हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, इसको एक एसिलरेटिंग वोल्टेज V लगाकर एसिलरेट कराया जाता है जिससे उसकी एनर्जी हम चेंज कर सकें, जितनी एनर्जी चाहिए उस हिसाब से वोल्टेज को वेरी करेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करा के निकल क्रिस्टल पे बम्बार्ड किया जाता है। अभी वो निकल की डिफरेंट लेयर्स हैं, वो उसको डिफ्रैक्ट करती हैं और वो जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसको यहाँ पर डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं कि किस एंगल पे
ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं, किस पे कम मिल रहे हैं, मतलब कहाँ पर ज्यादा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब संख्या, इलेक्ट्रॉन्स के आने की संख्या कहाँ पर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिजायर्ड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड इन इट बाय द प्रोसेस ऑफ थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन मतलब फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है और उस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन गन से। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये V एक एसिलरेटिंग वोल्टेज है जो उसको एसिलरेट कराती है इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाके निकल क्रिस्टल से टकराते हैं। निकल क्रिस्टल जो है ये क्या करता है, डिफ्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम आती है उसको डिफ्रैक्ट करता है। आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर जो है क्या करता है, डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्टेड बाय द निकल क्रिस्टल। तो जो निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होकर बीम आई उसको एनालाइज करता है। निकल क्रिस्टल बिहेव्स लाइक अ 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। निकल क्रिस्टल जो है 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है, जिसकी डिफरेंट लेयर्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रैक्ट करती हैं। फिर उससे हम ये जज करते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ रहे हैं, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है। तो कर्व बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफ्रैक्शन एंगल फाई। अब देखो ये फाई डिफ्रैक्शन एंगल है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वोल्टेजेस के लिए हमने ये वोल्टेज फिक्स कर दी 10 वोल्ट, तो उस 10 वोल्ट के लिए क्या करेंगे, डिटेक्टर को मूव करा करा कर देखेंगे कि कहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अलग अलग वोल्टेज के लिए ऐसा ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, कि डिफ्रैक्शन एंगल कहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, उसको हम और आगे थोड़ा समझते हैं। ये जैसे देखो 44 वोल्ट के लिए हमने ग्राफ बनाया, ऐसा बना, 48 वोल्ट के लिए ऐसा बना, 54 वोल्ट के लिए ऐसा, 60 वोल्ट के लिए, 64 के लिए। तो क्या बता रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम पीक, जो मैक्सिमम पीक आ रही है ऑब्टेन्ड इन I5 कर्व एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 50 डिग्री। जब डिफ्रैक्शन एंगल 50 डिग्री और एसिलरेटिंग पोटेंशियल कितना है 54 वोल्ट, तो हमें क्या मिल रही है, पीक मिल रही है। अब इन वैल्यूज से कि भाई यहां पर डिफ्रैक्शन एक तरीके से मैक्सिमम हो रहा है 54 वोल्ट और 50 डिग्री पे, तो in this experiment the experimental value of de Broglie wavelength associated with electron is obtained as 1.65 angstrom। ठीक है, तो हमें वोल्टेज पता है, इलेक्ट्रॉन के हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगा के हम देखते हैं कि इस केस के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है, 1.65 एंगस्ट्रॉम आती है। ठीक है, और तो ये एक्सपेरिमेंटली आई, और जो वेव लेंथ हमको मिलती है डी ब्रोगली थ्योरी से वो आती है 1.66 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो डिफ्रैक्शन किसका होता है, वेव्स का होता है, पार्टिकल्स का तो होता नहीं। तो ये अलग अलग एंगल पे अलग अलग हमें इंटेंसिटी क्यों मिल रही, क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो नॉर्मली तो क्या हुआ, अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता, सारे पार्टिकल या तो एक ही जगह जाने चाहिए थे, या डिस्ट्रीब्यूट होते तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। अब डिफ्रैक्शन, जैसा हम देखते हैं डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे एक स्लिट से पार्टिकल जाते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, दूर जाते जाते कम होती जाती है, फिर ऐसे कम होती जाती है, इस तरह से। क्यों, क्योंकि लाइट का क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन के कारण इंटेंसिटी वेरी करती है। तो यहां भी हम देखते हैं कि अलग अलग इंटेंसिटी मिलती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन हो रहा है, और उसमें भी अलग अलग वोल्टेजेस के लिए देखते हैं, तो 54 वोल्ट और 50 डिग्री पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। तो ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्चुअली ब्रैग्स लॉ पे काम करती है। ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, दिस इज ब्रैग्स लॉ। तो इस फॉर्मूले से हम निकल क्रिस्टल के बीच की डिस्टेंस देख लें, एंगल हमें पता है 50 डिग्री, लैम्डा निकालते हैं तो वो लैम्डा कितना आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम, और डी ब्रुगली वाले फॉर्मूले से निकालते हैं तो 1.66 एंगस्ट्रॉम, मतलब दोनों मैच कर रहे हैं। यानी कि अब डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या बता रही है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रही है, डिफ्रैक्शन भी क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हम सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरीफाइड ड्यू टू देयर डिफ्रैक्शन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये वही फिर से डायग्राम दे रखा है कि 50 डिग्री पर ये आता है। तो देखो अब इसमें क्वेश्चंस में जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं जर्मन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे, कि ये क्या प्रूव करता है, मैच दी कॉलम में पूछ लेते हैं। तो ये किसको प्रूव करता है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है। ठीक है, और
क्या होता है ये इंफॉर्मेशन की 54 वोल्ट और 50 डिग्री पे पीक आती है, और उससे जो वोल्टेज, जो डी ब्रुगली वेवलेंथ, जो मतलब वेवलेंथ आती है बेसिकली, वो डी ब्रुगली वेवलेंथ वाले एक्सप्रेशन की जो वेवलेंथ है उससे मैच करती है। दैट मीन्स इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव। तो ये हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रुगली मैटर वेव के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा ही टॉपिक है, ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चंस जैसे आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है। और कुछ एक्सपेरिमेंट ये जो डी ब्रुगली मैटर वेव वाला फॉर्मूला है इसके ऊपर आ जाते हैं, और जनरली डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला जो चैप्टर है हमारा आज कंप्लीट हो गया।